बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसमें जो हमारे पास यूनिट 4 है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। इसमें हम ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं कि इनका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बात कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी 3 से 4 केसेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम एक और केस को हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास केस नंबर 4 है और इसमें हम एक एक्सेप्शनल केस पर बात करने वाले हैं और इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी लेक्चर को जाकर जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, अब चलिए हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि कैसे कौन सा एक्सेप्शनल केस है हमारे पास जब एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस एक्सेप्शनल केस पर बात करते हैं, तो अगर हमारे पास इफ सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ x कामा y एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में है, इज ऑफ फॉर्म, वह किस फॉर्म का है, वह हमारे पास एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हमारे पास फाई ऑफ ax प्लस by के फॉर्म में अगर हमारे पास एक फंक्शन है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दिया गया होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, तो उसका जो राइट हैंड साइड है उसी की सहायता से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना चाहते हैं और उसका फंक्शन जो है वह कुछ इस फॉर्म में है, तो हमने आप सभी को बताया था कि अगर f ऑफ a कामा b नॉट इक्वल टू 0 है तो हम पिछले वाले लेक्चर के केस को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर हमारे पास f ऑफ a कामा b व्हेन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि व्हेन f ऑफ a कामा b इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम इस वाले केस को अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुन लेना, जो ये फाई है ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, चाहे वह साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, ई रेज टू द पावर भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें क्या है फंक्शन, उस पर डिपेंड करता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैंने बोला था ना कि ई रेज टू द पावर, जो हमने केस को डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि अगर f ऑफ a कामा b 0 के बराबर होगा तो उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लीजिए हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम सोल्यूशन मेथड पर बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं। तो अगर इनका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस हमारे पास जो f ऑफ d कामा d डैश होता है इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x कामा y होता है। और हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास f ऑफ x कामा y जो है वो हमारे पास फाई ऑफ ax प्लस by है। और यह कब हम अप्लाई कर रहे हैं, जब f ऑफ a कामा b 0 है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, समझना इस बात को। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वह होगा बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू द पावर n। अब ये n कहाँ से आएगा, तो ये n जो है या हमारे पास जो d और d डैश का जो हमारे पास ऑर्डर होगा, या फिर इस केस में हम डिग्री भी कह सकते हैं, डिग्री और ऑर्डर यहाँ पर हम दोनों सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास d और d डैश का जब यहाँ पर हम फंक्शन देखेंगे तो जो उसका ऑर्डर होगा वही हमारे पास n लिखा गया है। ठीक है, हम बात करेंगे जब न्यूमेरिकल्स को लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास फाई ऑफ ax प्लस by रहेगा। ठीक है, और ये b और a यही वाले टर्म्स हैं, ये बात ध्यान रखना, यही वाले कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ये कैसे बनेगा जब हम न्यूमेरिकल समझाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली कैसे आ रहा है। अभी आपके दिमाग में हो सकता है 20% 30% ही ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए बात करते हैं अब इसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन हो जाएगा वह x रेज टू द पावर n और b रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ ax प्लस by हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन मिल जाता है, ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाता है। और यहाँ पर x रेज टू द पावर n यही वाला n आएगा और b रेज टू द पावर n यही वाला n आएगा। b जो है वह y का कोफिशिएंट ही आएगा और ये जो n है वह फैक्टोरियल n ही है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास फंक्शन लिखा गया है। ठीक है, तो ये हम मेथड अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें हमारे पास f ऑफ a कामा b जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा तब। ठीक है, तो चलो इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
तो चलिए अब इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल को लेकर आ चुके हैं और बात करते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने का मेथड समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ सोल्यूशन। और यहाँ पर जब ऑलरेडी हम इतने सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा तेज़ी से लेकर चलूँगा चीज़ों को। तो हमारे पास दी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम इसका लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा डी की जहाँ पर यम और डी डैश की जहाँ पर 1 रखना रहता है। तो यम क्यूब माइनस 4m स्क्वायर एंड प्लस 4m इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, यम को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यम स्क्वायर माइनस 4m एंड प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 बन रहा है। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर यम हो जाएगा। और अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यह यम माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है जो कि 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, और एक बात का और ध्यान में रखना कि जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और इस मेथड पर अप्लाई होंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि एक ऐसा टर्म बनेगा जो स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, फोर्थ बनेगा, ऐसे बनेंगे। ये बात की गारंटी लगभग रहती है, क्योंकि जब तक ये बन नहीं पाएगा तब तक ये वाला पोजीशन तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो पावर n लिखा गया, होल रेज टू दी पावर n, तो यहाँ पर देख लो होल रेज टू दी पावर 2 बन रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस के माध्यम से और भी ज़्यादा समझ में आ गया। चलो इस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम इसके रूट्स को लिखेंगे तो ये एक हमारे पास रूट मिल रहा है वो 0 और दूसरा 2 और तीसरा भी हमारे पास 2 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहते हैं देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, f1 y मिलेगा, क्योंकि x में जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 0 से वह 0 बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या मिलेगा f2 एंड y प्लस 2x हो जाएगा एंड प्लस x इंटू f3 y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब जब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मिल ही चुका है। तो अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बात करते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पर अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मतलब इस पर हमें बात करना, और जो कि इस प्रकार का हमारे पास फंक्शन भी बनेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 1/f ऑफ डी। तो 1/f ऑफ डी मतलब दिस। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा डी क्यूब एंड माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस हमारे पास बन रहा है 4d इंटू डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारे पास मिल रहा है। और हमारे पास फाई ऑफ ax प्लस by क्या है, 4 साइन एंड हमारे पास है 2x प्लस y। ठीक है, तो हम 4 को क्या करते हैं, सामने लेकर आ जाते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 में, वैसे ऐसा ना लिखें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं सामने 4 लिख लेता हूँ, चलो बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, d को कॉमन ले लेते हैं, चूँकि हम इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं इसे। तो अगर इस फॉर्म में हम बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, d को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हर टर्म में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर d स्क्वायर मिल रहा है माइनस यहाँ पर बन जाएगा 4d एंड डी डैश हो रहा है एंड प्लस 4d डैश का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है 4 साइन एंड यहाँ पर 2x प्लस y है। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, d एंड प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर बन रहा है ये वाला टर्म, और यहाँ पर 1/d मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1/d को इधर लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं 4 को लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 2x प्लस y लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो 1/d का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जब 1/d डैश होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं हम y के रिस्पेक्ट में। तो जब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इस वाले फार्मूले को अभी रोक लेते हैं, यहाँ पर d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारे पास 4 रहेगा। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा माइनस कॉस और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y। ठीक है, और 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 2x प्लस y जो हमारे पास है वह क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, तो जो हम ऐसे कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 2x प्लस y जो है वह हमारे पास सपोज कर लेते हैं t के बराबर है। तो यहाँ पर जो dx मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1/2 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिलेगा, तो माइनस यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है -2 एंड 1/, में हमारे पास मिल रहा है d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है cos 2x प्लस y। अब देखते हैं कि क्या यह इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। कौन सा कंडीशन, f ऑफ a कामा b इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है या नहीं। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि यहीं पर चेक कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप इतना सॉल्व कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वहीं पर ही चेक करना रहता है। ठीक है, तो अगर हम चेक करते हैं तो ऐसे नॉर्मल लेवल पर हम आप सभी को बता देते हैं, वैसे क्वेश्चन सेटिस्फाइड है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, d की जहाँ पर a रख रहे हैं और d डैश की जहाँ पर
बी रखना है। तो ए का वैल्यू हमारे पास है 2 और बी का वैल्यू है 1, तो 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, तो -16, और यहाँ पर 8 है, प्लस में 8 है तो -8 मिल रहा है। और यहाँ पर हम रखेंगे 2, ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे 1, तो यहाँ पर हमारे पास 4 दूना 8, तो 8 8 16 और -16, तो यानी कि 0 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी दीजिए, क्या लिख दीजिए कि हमारे पास जो f ऑफ a, b है वह 0 के बराबर है। ठीक है, तब हम इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, -2 हमारे पास रहेगा। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें ध्यान से देखना, समझना इस बात को, यहाँ पर समझो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी डी माइनस ए डी डैश का पावर n होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो b का वैल्यू कितना है 1, तो 1d, ठीक है, तो बी डी बन रहा है, माइनस हमारे पास मिल रहा है, और ए डी डैश, तो ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो माइनस ए डी डैश हमारे पास बन रहा है, और पावर n होना चाहिए, तो पावर 2 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो पावर 2 लिखा गया है, और फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तो हमारे पास कॉस 2x प्लस वाई हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, अब इसी को ही हम क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले के हिसाब से एलिमिनेट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है कि हमारे पास हो जाएगा x रेज टू द पावर 2 पावर n यानी कि 2 हो जाएगा, एंड अपॉन में b रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर n, तो b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का पावर 2 एंड फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो वैसे ही के वैसे ही रहेगा, cos 2x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये तो हमारे पास हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, एंड यहाँ पर हो जाएगा cos 2x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जा रहा है, क्या, -x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर, एंड हमारे पास मिल रहा है cos 2x प्लस वाई मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया, और ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी निकाल ही लिया था, तो इसलिए हमारे पास देन, या 10 मैं लिख सकता हूँ, 10। ठीक है, द कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन, हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो अब इन दोनों चीज़ों को, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन नीचे लिख दीजिए, और आपका काम हो गया, और हमारे पास फाइनल आंसर भी मिल गया। ठीक है, तो हमने इस एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा कि अगर हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ जाता है, एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या है कि जब हमारे पास f ऑफ a, b इज इक्वल टू 0 बन जाए, तो उस सिचुएशन में हम कैसे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए एक और न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लिखा गया है कि 4r माइनस 4s प्लस t इज इक्वल टू 16 लॉग x प्लस 2y। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन मेथड सेम होंगे, जैसा कि मैं आप सभी को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं 4d स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा डी डी डैश एंड प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास हो रहा है डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 16 लॉग एंड x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखते हैं। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये बात करते हैं। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाते हैं तो डी के यहाँ पर यम को रखना है, डी डैश के यहाँ पर 1 को रखना है। तो 4m स्क्वायर माइनस 4m एंड प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम यम के वैल्यूज़ को निकालना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर इस केस में सेटिस्फाई होगा, यानी कि यह स्क्वायर का फॉर्म बनता हुआ नज़र में आना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे हम लिखते हैं 2m का होल स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पर हो जा रहा है 2 इंटू 2m एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या यह फॉर्म बन चुका है, तो बिल्कुल बन चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यम के दो रूट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से, पहला रूट तो हमारे पास मिल रहा है 1,2 और दूसरा भी हमारे पास 1,2 मिल रहा है। ठीक है, तो यम के जो हमारे पास दो रूट्स मिल चुके हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा f1 y प्लस 1/2 इंटू एक्स एंड प्लस f2 हमारे पास हो जाएगा y प्लस 1/2 इंटू एक्स, और मिस्टेक हो रही है यहाँ पर x इंटू f2 रहेगा। ठीक है, इसी को ऐसे भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे, f1 2y प्लस एक्स एंड प्लस x इंटू f2 2y प्लस x लिखा जा सकता है।
ठीक है, दोनों बात एक ही कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब हमें क्या बात करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। तो नाउ पी आई, हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो क्या बोला जाता है, 1/f(d). तो f(d) हमारे पास क्या है, 4d² माइनस 4d डैश एंड प्लस d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इनटू हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 16 log एंड x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 और इसको फार्मूला है मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2d एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस d डैश का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। एंड 16 यहाँ पर क्या मिल रहा है, log x प्लस 2y मिल रहा है, ठीक है। चाहो तो आप देख भी सकते हो, इसको एक्सपेंड करोगे तो 4d² एंड प्लस हमारे पास d डैश का होल स्क्वायर एंड माइनस हमारे पास 2 इंटू फार्मूले के हिसाब से 2 तो 4 हो जाएगा, d इंटू डी डैश, यही बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो एक्सेप्शनल केस है उसमें हमें क्या बात करना है। एक्सेप्शनल केस में हमें बात करना है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 हमें क्या करना है, इसमें रख देना है। तो a इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मिल रहा है 4, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 रखा, b इज इक्वल टू 2 रखा तो मिल रहा है -8 और यहाँ पर रखूंगा b इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर तो 4 + 4 - 8 0 बन रहा है। तो यानी कि इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो f ऑफ a, b जो है वह 0 के बराबर है। और जब यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम अपने फार्मूले को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या देखना है कि हमारा फार्मूला क्या होना चाहिए। फार्मूला कहता है कि हमारे पास b d माइनस a d डैश का पावर n होना चाहिए। तो b का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 इंटू डी है, माइनस a का वैल्यू कितना है, 1 तो 1 इंटू डी डैश का पावर 2 है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड। तो जो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा क्योंकि x रेज़ टू द पावर n का वैल्यू 2 है एंड यहाँ पर b रेज़ टू द पावर n तो यहाँ पर हमारे पास b का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू भी है 2 एंड फैक्टोरियल क्या निकालते हैं, फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास ये तो लिखा ही जाएगा, ठीक है, x प्लस 2y। ओके अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x² बटे में 4 होगा, 4 गुणे 2 यानी कि 8 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है 16 एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है log x प्लस 2y मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 8 से 16 को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा कितना 2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल रहा है पी आई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2x² log x प्लस 2y मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया और हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी निकाला ही था। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्या लिख सकते हैं, 10 या हेंस भी लिखा जा सकता है 10 द कंप्लीट सोल्यूशन, 10 द कंप्लीट सोल्यूशन इज, हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था कितना है हमारे पास, f1 y प्लस 1/2 इंटू एक्स एंड प्लस f2 y प्लस, सॉरी यहाँ पर x भी रहेगा, प्लस x इंटू वाई प्लस इतना हो जाएगा एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस बनना नहीं है, ठीक है। प्लस में हमारे पास कितना मिल रहा है, 2x² log x प्लस 2y मिल रहा है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो हमने इस प्रकार से एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। ये एक्सेप्शनल केस पर ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बस आपको फार्मूला याद रखना है और ये स्टेप से ये स्टेप कैसे पहुंचना है ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं वैसे सॉल्व कराने के लिए, लेकिन उन्हें कराने की कोई आवश्यकता मुझे नज़र में नहीं आ रही है क्योंकि इसी के बेस पर जितने आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता है। वैसे भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं तो वो खुद से ही आपके डाउट्स को बता देंगे, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम एक जनरल मेथड पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया हो। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।